अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है। पीडीएम का कल का इजलास हुआ। इजलास के अंदर पीडीएम की जितनी इत्तेहादी जमातें वो बैठी और बैठ के एक मुश्तरका लाएमल तय करने के हवाले से पॉलिसी वज़ा की और पॉलिसी में ये निकला कि लॉन्ग मार्च डिले का शिकार हो गया है। पीडीएम की जमातों का ख्याल ये था कि लॉन्ग मार्च 26 तारीख को ही इस माह की होगा और उससे कबल जितनी जमातें हैं वो असम्बलियों से अपने इस्तीफ़े जमा कराएंगी और जमा कराने के बाद वो लॉन्ग मार्च करेंगी। लॉन्ग मार्च जब ख़त्म होगा इस्लामाबाद में तो उसको धरने की शक्ल में बदल दिया जाएगा। 10 जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया, 10 में से 9 जमातों ने इस पर इत्तफ़ाक़ किया और एक जमात ने इस पर इत्तफ़ाक़ नहीं किया, जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि हुकूमत का मुकाबला असम्बली के अंदर बैठकर ही करना मुनासिब तरीक़ाकार है। इस्तीफ़े दे देना किसी भी ऐसे मसाइल से डील करने का मुनासिब हल नहीं है। इसके लिए बेहतर है कि आप असम्बलियों का ही रुख करें, वहाँ पर बैठें और हुकूमत को टफ़ टाइम दीजिए, ना कि सड़कों पर आप टफ़ टाइम दीजिए। ये वही हुआ जिसका ख्याल था, जिसका खदशा था, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत सारे टॉक शोज़ कर चुके हैं, इस हवाले से हम बातचीत कर चुके हैं। बट ये सारा इस मौके पर, इस स्टेज पर क्यों हुआ? आसिफ अली जरदारी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये कहना क्यों याद आया कि उन्होंने 14 साल जेल काटी है, मियां साहब को वापस पाकिस्तान आना चाहिए और आकर हालात का सामना करना चाहिए? ये बात पहले भी कही जा सकती थी। बहरहाल कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करना चाहती थी, जो उसने कर ली। कौमी असम्बली के अंदर भी उनकी सीटें अच्छी मौजूद हैं, सेनेट के अंदर भी सीटें मौजूद हैं। सेनेट के अंदर जनरल सीट के ऊपर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन की बाकी इत्तेहादी जमातों से वोट दिलवाया, उनकी सीट सिक्योर की, सेनेट में पोजीशन मजबूत की और अब चूँकि वो मजबूत पोजीशन पर, इसलिए वो पीडीएम की बाकी जमातों को ये बात आसानी कह सकती है। ये एक ख्याल पाया जाता है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की बाकी जमातों को कितना सपोर्ट किया और अपने कॉज को और अपने मकासद को किस हद तक सपोर्ट किया, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम कितनी तगड़ी है और ये किस हद तक हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है और ये अपनी कौन सी हिकमत अमली है जिसको आगे लेकर बढ़ेगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, उससे पहले एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें अमीर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीर साहब। अमीर साहब, ये बताएं, पीडीएम की जो बैठक हुई कल, उसके बाद जो सामने सूरत हाल आई, ये सारी तो मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडेबल थी, कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं हुई। इस सारे अमल के बाद मौलाना की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नाराज़गी आपको लगता नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड है? देखिए, वैसे तो मरियम नवाज डॉक्टर साहब इमरान खान साहब को कहती थी कि वो आसिफ जरदारी की बी टीम है, लेकिन आसिफ जरदारी ने ऐसी चाल चली है कि उन्होंने मरियम साहिबा के वालिद को अपना 12वां खिलाड़ी भी नहीं बनाया। उन्होंने अपनी 12 टीम जो है ना, मेंबर्स टीम, उसमें भी शामिल नहीं किया उन्होंने। और आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से अपने सारे पुराने हिसाब चुका लिए हैं, बल्कि उन्होंने सूद समेत अपना कर्जा वापस ले लिया है नवाज शरीफ साहब से। जिस तरह इसका मोमेंटम बिल्ड हुआ, इसकी हाइप क्रिएट हुई, इसकी एक हवा चली और ऐसी हवा थी कि हमें लग रहा था कि शायद वो जैसे लू होती है ना, जब लू चलती है जून जुलाई में और वो जला देती है, हमें लग रहा था कि ये पीडीएम तो एक लू की तरह आएगी और ये हुकूमत को तो पसंद कर देगी। ये सारा मोमेंटम बनाने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने सब कुछ जो है ना वो धड़ाम से नीचे गिरा दिया। अगर ये बातें आप जो अब कर रहे हैं पीडीएम के फाइनल अल्टीमेट इजलास में, सिर्फ 10 दिन पहले लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले आप नवाज शरीफ को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, इस्तीफे आपको तब देंगे आप वापस आए। तो नवाज शरीफ तो यहां से गया हुआ है 19 नवंबर 2019 से। ये बातें आपने पहले क्यों नहीं की जब पीडीएम बनी थी? Exactly. जब पीडीएम बनी थी सितंबर 2020 में, और उसके अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने बहुत बातें की थी, फौज के खिलाफ भी और आईएसआई के खिलाफ भी, उस वक्त आपने ये बातें क्यों नहीं की जो बातें आपने कल की कि हमें फौज के खिलाफ जाती इनाद के साथ नहीं, हमें जमहूरियत की खातिर लड़ना चाहिए। जब नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में ये सारी बातें की फौज के खिलाफ,
तो आपने नवाज शरीफ की बेटी को स्टेज क्यों दिया कराची के जलसे में? और आप देखें कि मरियम नवाज को अपने पुराने रिवायती हरीफ को गड़ी खुदा बख्श बुलाकर जियो भुट्टो के और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा दिए उन्होंने। लेकिन सर एक सवाल है, अमीर साहब यहाँ पे रुक जाएं। सवाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या मियाँ साहब ने आखिर 3 बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनाए, उन्होंने इतनी कच्ची गोलियां खिली कि उनको नहीं पता था कि यार ये पीपल्स पार्टी वाले क्या कर सकते हैं। ज़बान से आम ये बात थी, बच्चा ये कह रहा था कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो तो इवेंचुअली अपना ऑब्जेक्टिव देखेगी, उनके पास गवर्नमेंट होने की ज़रूरत पड़ी है। तो वाई अ सरप्राइज? दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज। जी शाह साहब, जिसे कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी से ही, नवाज शरीफ साहब को इस वक्त सहारे चाहिए। नवाज शरीफ को एक पॉलिटिकल फोर्स बनानी थी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। नवाज शरीफ को एक अजदहा खड़ा करना था इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को डराने के लिए। जो काम नवाज शरीफ अकेला नहीं कर सकता, ना नवाज शरीफ की पार्टी कर सकती है। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। आप कहें नवाज शरीफ को और इनकी बेटी को एक अकेले मुस्लिम लीग नून को लेकर निकल पड़े, मैं देखता हूं उनमें कितना तप पड़ा। इनको चाहिए था कि हमारे साथ छोटी छोटी बड़ी जमातें मिलें ताकि हमारे स्टांस में जान पड़े। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज अकेले हुकूमत के या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ निकलते तो उनके बयानिए को तकवीत नहीं मिलनी थी। लोगों ने कहना था कि चूंकि नवाज शरीफ और बेटी दोनों को सजा हुई है, इसलिए वो निकले। ये सजा से बचने के लिए फौज और हुकूमत के खिलाफ। लेकिन अमीर साहब यहाँ पे एक और ऐसा हल्का है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने अंदर ही जो ये कह रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कह रहा है कि भाई आप थोड़ा सा ज़रा रीथिंक करें। सी तो ज़रा उन्होंने फॉर्मली कह दिया कि जी हम मीटिंग करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन ऑलरेडी जो गुफ्तगू चल रही है उनका कहना ये है कि अभी भी हमें पीडीएम के साथ रहना चाहिए। कल को अगर हमारे स्क्रू मजीद टाइट हो गए आने वाले वक्त में तो हम ना पीडीएम करेंगे और ना हम इस साइड करेंगे, हम तो बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। अकेले किस तरह करेंगे सियासत? देखिए ये बिल्कुल तजवीज है इस तरह की, लेकिन मैं आपको लेके जाता हूँ 29 दिसंबर 2020 की सीईसी की मीटिंग जो 30 दिसंबर पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के गड़ी खुदा बख्श के जलसे से पहले हुई थी, जो हमेशा लड़काना में होती है। उस मीटिंग में पीपल्स पार्टी ने यही बातें की थी जो कल आसिफ जरदारी साहब ने की कि कहीं हम नवाज शरीफ के पीछे चल के सब कुछ बर्बाद तो नहीं कर रहे, हम फौज के खिलाफ एक हद से आगे नहीं बढ़ेंगे। जो ये आपका सवाल है कि कल को अगर हमारे स्क्रू टाइट हुए तो जैसे आज नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी की बैसाखियों की जरूरत पड़ गई तो आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ की बैसाखियों की भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए आसिफ जरदारी इस वक्त उनका सर तेल में हाथ कढ़ाई में, उनके पास है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी और उसका नाम है सिंध। नून लीग के पास कुछ नहीं है, ना हुकूमत है ना आजाद फजाओं में सांस लेना है। एक तरफ मुकदमे हैं, उनके शिकंजे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत भी नहीं है। अगर आपके पास हुकूमत हो तो फिर आपके ऊपर मुकदमे कायम नहीं कर सकता इस मुल्क में, क्योंकि हुक्मरान बदमाश होता है इस मुल्क में। आसिफ जरदारी के पास देखें ना, आसिफ जरदारी के केसेस शिफ्ट हो गए कराची। अब आप कर लें आप एहतसाब आसिफ जरदारी का करके दिखा दें। यानी कि वो जो बात थी कि जी जो ईज हो जाएंगी चीजें, वो ईज होती हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए ईज होती हुई चीजें जो है ना वो इस हद तक तो हो सकती हैं। हमारे यहाँ चूंकि जो इदारे हैं ताकतवर, नैब है, अब देखिए ना नैब जैसे अभी 6 माह के बाद मरियम नवाज की जमानत कैंसिल करवाने जा रहा है और हाई कोर्ट सवाल कर रही है कि भाई मरियम नवाज ने जो पत्थर बरसाए थे आपके दफ्तर पे नैब, वो तो आज से 6 माह पहले बरसाए थे, तो आप 6 माह इंतजार क्या कर रहे थे मरियम नवाज की आपको क्या ख्याल है? अच्छा आखिरी सवाल सर ये बताइएगा मुझे आप कि ईद के बाद या इनके करीब करीब माइनस पीपल्स पार्टी पीडीएम का प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप, एहतजाज देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च देख रहे हैं? देखिए ना तो पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा होगी, वो गुडी गुडी खेल खेलेगी, वो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज नहीं करेगी, और ना ही पीडीएम ये चाहेगी कि हम पीपल्स पार्टी के बगैर आगे चलें, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी माइनस हो जाती है तो डार साहब पीडीएम का बयानिया कमजोर हो जाएगा। ये जो ईद के बाद इन्होंने बात की है ना, ये तो सिर्फ अपनी बेइज्जती से बचने के लिए लोगों को एक नया लॉलीपॉप दिया है। इसके अंदर जान नहीं, ईद के बाद भी लॉन्ग मार्च नहीं होगा। पीडीएम के अंदर 10 देखिए टोटल 10 जमातें हैं, 10 में से एक पीपल्स पार्टी आप निकाल दे, बाकी 9 जमातें। 9 में से एक्चुअल जमातें तो सिर्फ 3 है, बाकी जो 6 है वो तो भानुमती का कुंभा है। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बंदे लेकर आएगा 1 लाख, हासिल बजिंजो की पार्टी 1 लाख बंदे लेकर आएगी। ठीक, यहाँ पे महमूद खान जई बलूचिस्तान से 1 लाख बंदा लेकर आएगा। वो नूरानी साहब का साहब ज्यादा जो है वो 1 लाख बंदे लेकर आएगा।
ज़ाहिर है उनके आफ्ताब शेरपाल जिसके पास पास वो तो स्ट्रेंथ सीट नहीं है ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास। बहरहाल जी, इसलिए पीडीएम पीपल्स पार्टी को साथ रखना चाहती है हर हाल। साथ रखना चाहती है हर हाल में। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद थे। आपका प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या तय कर रही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है, उस इजलास के अंदर मुशावरत होनी है, उसके बाद पीडीएम को बताने के जी हम इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे तो किन सूरतों में देंगे और अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, किस तरह मामला चलेगा। इस हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वजीर इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हैं। वेलकम टू द शो। नासिर साहब, ये बताइएगा कि सीसी की कमेटी के हवाले से क्या प्लान है, क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रही हैं, इंटरनल मीटिंग तो हो रही हैं, चल रही हैं, इसका हमें अंदाज़ा है, खबर है, क्या प्लान कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए सर, पीडीएम जो है वो है और रहेगी, उसका इत्तेहाद जो है, जितनी भी पार्टीज़ हैं अपनी अपनी राय रखना जो है वो हर किसी का हक है। और जो बात जिसको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जी इस्तीफ़ों का, तो वो एक ऑप्शन है और वो अब भी है, लेकिन अब टाइम जो है वो तय करना है। और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो बात की है या जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, वो देखें उसमें काफ़ी कामयाबी हुई है। अगर उन्होंने बाई इलेक्शन में जाने का फ़ैसला किया तो उसका रिज़ल्ट आया ना, पूरे पाकिस्तान में बाई इलेक्शन हुए और लोगों ने इस वफाकी नाअहल हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला दिया चारों ही सूबों में। तो ये स्ट्रेटजी किसकी थी? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राय दी थी। फिर सेनेट के उसमें आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इलेक्शन हुआ, उसमें एक तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब पर अदम एतमाद आ गया। और फिर आपने देखा कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जिसकी कोई आइनी और हैसियत कुछ भी नहीं है, जो भी तरीक़ेकार था। तो ये जो स्ट्रेटजी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इस मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने की और आइनी तरीक़ेकार, तो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए। और जो ये नाअहली है वफाकी हुकूमत की हर पहलू में, हर फील्ड में, उसका वज़न जो है उनके जो एलाइज़ हैं, जिनकी सपोर्ट के साथ वो इस हुकूमत में बैठे हैं। आपके इल्म में है कि वफाकी हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है। कुछ MQM के वोट हैं, कुछ क्यू लीग के हैं, कुछ और लोगों के हैं, जिसमें मैंगल साहब उनको छोड़ चुके हैं और बाकी लोग भी बहुत जल्द उनसे अलहदा हो जाएंगे। तो फिर यही तरीका है आइनी तौर पर, लेकिन इस्तीफ़े जो हैं वो ऑप्शन है और जब होगी ज़रूरत दे दी जाएंगे। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि अब कल जो एक पीडीएम की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जी आप वापस पाकिस्तान आएँ, आके यहाँ पर हालात का सामना करें। मैंने 14 साल जेल काटी और जमहूरियत के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उसका आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे जिक्र किया, सारा कुछ वो हमने देखा। ये ख्याल आसिफ अली जरदारी साहब को ऑल ऑफ सडन जो है वो अभी क्यों आया है? वाई एट दिस टाइम? देखिए, अगर आप थोड़ा सा माजी करीब में चले जाएं तो आपके पास तो रिकॉर्ड पे होगा, मीडिया पे वो मौजूद हैं क्लिप। तो ये तो पहले भी कई बार ये बात सामने आ चुकी है कि कहा गया है कि मियाँ साहब आएँ, लेकिन जाहिर है उनकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। और बाद में ये क्लियर भी हो गया, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की थी, और बहुत सारी बातें तो मीडिया के तवस्सुत से आई। हमें तो उनका इल्म भी नहीं कि वो कैसे बाहर आती हैं, कि जो बात होती है आपस में और फिर वो बाहर आ जाती हैं बातें, कौन उनको बाहर लाता है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ अर्ज़ करूं कि पीडीएम में जितनी पार्टीज़ हैं वो साथ हैं, और ये जो जदोजहद है इस नाअहल वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें सबका एक ही पॉइंट है और इंशाल्लाह उसमें कामयाब होंगे। हर किसी की अपनी राय ज़रूर है। आप देख लें कि जितनी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफुल ख़याल हैं, हर किसी का अपना मैनिफेस्टो है और हमारे आपस में इख्तलाफात भी रहे हैं। और ये और बात है कि इस वक्त पीटीआई को हम
सबसे बड़ी बुराई समझते हैं, और छोटी बुराइयां समझ के एक दूसरे को हमने कबूल किया हुआ है कि इस बड़ी बुराई से जान छुड़ा लें। तो इख्तलाफात और आपस में इस तरह की चीज़ें तो है और रहेंगी। जब इलेक्शन होंगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो नहीं होगा कि सबके पीडीएम के कोई एक ही कैंडिडेट आएंगे। ये बाई इलेक्शंस में तो चले हो रहा है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो हर कोई अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ेगा। लेकिन दोबारा दोहरा देता हूँ कि पीडीएम में ये इस तरह की बातें होना, ये अपनी जगह पे हर किसी का राय रखना, थोड़े बहुत इख्तलाफात होना, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, लेकिन हम सब लोग बड़े मकसद के लिए साथ हैं। अच्छा, अब शाह साहब ये बताएं कि अब आपका जो इत्तेहाद है, जो पीडीएम है, उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब, ज़ाहिर है वो सरबराह हैं, उसके लीडर हैं, उसके रूह रवां हैं, उनके हाथ में आप लोगों ने पावर्स दिए हैं, फैसले दिए हैं। वो आपको कहते हैं कि जी आपको इस्तीफ़े देने होंगे, हुक्म आप पे सादर करते हैं कि आपको इस्तीफ़े देने होंगे और उसके बाद आपको हमारे साथ मार्च में भी जाना होगा। या तो आप ये करें या फिर आप इस इत्तेहाद से अलहदा हैं, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, इत्तेहाद ख़त्म नहीं होगा। हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी हैं और फिर जब फैसला जो होगा मुत्तफ़िका होगा। और आपने देखा कि इस्तीफ़े जो हैं सब ने अपने अपने कायदीन के पास जमा करा दिए हैं, जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान हैं, जो नेशनल के हैं, जो सेनेट के हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि जी सिंध गवर्नमेंट की वजह से पीपल्स पार्टी जो है पसो पेश कर रही है, तो ऐसी बात नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कह चुके हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस में जमहूरियत के लिए इस तरह की सूबाई हुकूमतों की कुर्बानी देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपनी राय तो है ना, हम अपना तरीक़ेकार समझते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आराम से ले आएंगे। आपने देखा पीपल्स पार्टी ने और पीडीएम की तमाम पार्टीज़ ने मिलकर ये कर दिखाया ना गिलानी साहब के इलेक्शन में। अब भी सेनेट के चेयरमैन लीगली इखलाकी गिलानी साहब चेयरमैन है, क्योंकि वो जो उन्होंने इलेक्शन के लिए बिठाए हुए थे, जो एलाइज हैं वफाकी हुकूमत के सेनेटर साहब, उन्होंने यकतरफा फैसले दिए। कहीं नहीं लिखा कि ये वोट जो है वो खारिज हैं। वैलिड वोट को उन्होंने कहा कि ये वोट नहीं है, लेकिन वो 48 वोट जो हैं गिलानी साहब ने लिए, 47 वोट जो हैं वो संजरानी साहब ने लिए। तो ये कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट है। अच्छा, एक शाह साहब जो तासुर है ना, वो ये पाया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पीडीएम के अंदर खासा डोमिनेट भी किया। ज़ाहिर है स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे उसके फेवर में है, इसी वजह से उन्होंने पीडीएम के अंदर डोमिनेट भी किया, अपनी मर्जियां भी कराई और अब वो मजीद स्ट्रॉन्ग हो गई है। सेनेट के अंदर आप गिलानी साहब की भी सीट ले चुके हैं, अपोजिशन ने आपको वोट भी किया, बल्कि चेयरमैन सेनेट के अंदर भी उन्होंने खैर वोट तो किया था, आप लोगों को सपोर्ट भी किया था आप लोगों को। आप और तगड़े हो गए और अब आप लोग जो है उनको आंखें दिखा रहे हैं। ये तासुर गलत है? देखिए, ये एक तासुर है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन अपनी जगह पे मौजूद है। टाइम है कि किस वक्त देने हैं, तो इस पर जब बात होगी तो बिल्कुल दे दिए जाएंगे। इस वक्त अगर इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो मौजूदा हुकूमत तो ईजी हो जाएगी ना। अगर ये बाई इलेक्शंस में हिस्सा ना लिया जाता तो वन वे ट्रैफिक होता, अगर सेनेट के उसमें ना लिया जाता तो किसकी अक्सरियत होती। अच्छा, अगर इस्तीफ़ों से आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर ये वफाकी हुकूमत चली जाती है तो 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है और वो उस वक्त इस्तीफ़े दिए जाएंगे जब ये बाई इलेक्शंस भी ना अनाउंस कर सकें, दीगर चीज़ें भी ना हो। तो ये तो स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, लेकिन पीडीएम में थोड़ा बहुत ये इख्तलाफ राय ज़रूर हो सकता है, गर्मी सर्दी भी हो सकती है, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा जब तक इस वफाकी हुकूमत से जान नहीं छुड़ा लेते। और ये अपना अपना राय देना, अपनी बात बताना, वहाँ पे रखना फोरम पे, ये कोई मायूब बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने कल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की तो इसमें कोई ऐसी गलत बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने अपनी बात रखी है। अब ये सबके ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। फिर दोबारा मीटिंग होगी और हमारा फैसले सीईसी करती है, वो भी बहुत जल्द बुला ली जाएगी। आखिरी सवाल ये बताएं शाह साहब कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपके चेयरमैन बिलावल साहब, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को चेयर करने के बाद, मशावरत सुनने के बाद ये एलामिया जारी करते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इस्तीफ़े किसी सूरत नहीं देंगे,
इसका हल असम्बलियों के अंदर ही है, हुकूमत को वहीं पे हम चैलेंज देंगे, ये तय हो चुका है। सो आप क्या करेंगे? पीडीएम से इत्तेहाद अलहदा कर लेंगे? क्योंकि पीडीएम वाले तो तुले हैं, मौलाना भी इस बात पर तुले हैं और वो कह रहे हैं कि जी आपको इस्तीफे देने होंगे, आप हमें सोच के बता दें। डू और डाई वाली सिचुएशन आपके लिए आ जाती है इन अलायंस विद पीडीएम, बाकी जमातों के साथ, क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, हम तो ज़ाहिर है अपने चेयरमैन की और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात मानेंगे ना, जो सीईसी का फैसला होगा। लेकिन मैं इस बात पे जा ही नहीं रहा ना, मैं इसको आउट ऑफ क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, पीडीएम में इख्तलाफात नहीं होंगे, हम एक ही उस पर रहेंगे, पेज पे। ज़ाहिर है कायल करने की कोशिश की जाएगी, हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके सामने रख कर उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख कर हमें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है एक ने कायल होना है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारी राहें जुदा हो जाएंगी, हम साथ रहेंगे। ये मैं तीसरी दफ़ा दोहरा देता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज दूसरा एक अहम मौजू है जिसको हम ज़ेरे बहस लेके आ रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना के हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन कोरोना की इस सारी वेव को लेके, जो थर्ड वेव चल रही है और उससे पहले फर्स्ट और सेकंड वेव है, इसको लेके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है उसको उसके मुतरफ जो है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम भी रहा है, यूनाइटेड नेशन भी रहा है, और उसमें स्मार्ट लॉकडाउन को लेके खासी जो है वो पजीराई पाकिस्तान को मिल गई दुनिया भर के अंदर। लेकिन इसको लेके जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं हमारे, वो जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग मुतासर हो रहे हैं, उनके भी कंसर्न्स अपनी जगह हैं और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट उनको एड्रेस करेगी, उनको केटर करेगी। इन कंसर्न्स में एक बड़ा कंसर्न जो है वो रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का है, खुसूसन पंजाब के अंदर। उनका कहना यह है कि ये वो सेक्टर है जिसके अंदर एसओपीज़ की सबसे ज़्यादा पाबंदी की जाती है, उसके ऊपर अमल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने जो नया हमें अल्टीमेटम दिया है वो 6 बजे तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का कहा है, और जो आउटडोर सिटिंग है उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। इससे 10 से 15 लाख लोग हैं, अफराद हैं जिनका रोज़गार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ लाहौर के अंदर ही। इस हवाले से एक प्रोटेस्ट भी किया गया और उस प्रोटेस्ट के अंदर हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ इस सेक्टर से जुड़े लोग शामिल थे। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत इन तमाम SOPs को लेके आ रही है तो वो हमारी भलाई के लिए ही हैं, हमारी बेहतरी के लिए हैं। अगर आप इसमें कुछ अरसे के लिए अमल कर लें और कुछ सर्टन लिमिटेड टाइम के अंदर अगर आप ऑपरेट कर लें, काम कर लें, तो आपके रोज़गार को कितना डैमेज हो जाएगा या सूरत हाल इससे बरक्स है। इस हवाले से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें असद नियादी साहब, लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो असद साहब। ये बताइएगा, अगर गवर्नमेंट ये प्रिवेंटिव मेजर्स कर रही है, NCOC की हिदायत भी मौजूद हैं, इस पे आप लोगों का कंसर्न क्या है, आपका कहना क्या है, प्रॉब्लम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। देखें जी, अब मसला ये है कि अगर सारे प्रोविंसेस खुले हैं और सिर्फ पंजाब बंद है तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। हमारा मसला बिल्कुल, वी आर विद द गवर्नमेंट इन कोरोना, ठीक है। इनके हर SOPs, हर चीज़ में, रेस्टोरेंट वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा SOPs पे अमल दरामद किया जाता है। एवरीवन हु एंटर्स उसको मास्क पहनना पड़ता है, जो भी आता है उसका टेम्परेचर चेक होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने ख्याल रखा हुआ है। आउटडोर डाइनिंग में पूरी दुनिया के अंदर आउटडोर डाइनिंग खुली हुई है, पूरी दुनिया में कहीं भी आउटडोर डाइनिंग बंद नहीं है। उसका बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है कि आउटडोर डाइनिंग से कोरोना का स्प्रेड साइंटिफिकली बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन नियाज़ी साहब, ये भी तो था कि गवर्नमेंट ने आउटडोर ही, आप देखें PSL जैसा इतना बड़ा एक मेगा इवेंट उन्होंने कराया और उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे स्टेक्स हैं जो उस पे गवर्नमेंट के लगे हुए थे, बहुत पैसा लगा हुआ था, उन्होंने उसको भी रोक दिया और उन्होंने कहा कि जी आउटडोर में भी ये स्प्रेड हो रहा है। सो ये भी तो एक बड़ा लॉजिकल रीज़न है जो हमने देखा इससे जुड़ा है। PSL का जी, आई लाइक टू क्लैरिफाई, वो बड़ा सिंपल सा रीज़न है। PSL का जो स्प्रेड था वो प्लेयर्स का मसला था, जो PSL का स्प्रेड था वो पब्लिक का मसला नहीं था। विद पब्लिक इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन्होंने अपना
सारा सेटअप किया हुआ था। जो PSL का ज़्यादा स्प्रेड इनको मसला बना वो ये हुआ कि बिकॉज़ प्लेयर्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे थे, दे वर नॉट अलाउड कि बाहर से कोई भी आके उनको मिल सके, लेकिन लोग उनसे मिलने आ रहे थे। सो ये मेजर वजह बनी कि काफ़ी प्लेयर्स को कोरोना पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। ठीक है, अब ये बताएं कि आप लोगों के मुतालबात हैं क्या, आप चाहते क्या हैं, और ये बताएं कि जो करंट आपको अभी ब्रैकेट मिली है कि इसके दौरान आप ऑपरेट करें, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, हिंड्रेंस क्या है? बेसिकली जी नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि हमें जब भी बंद किया जाता है, हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी से भी बात नहीं की जाती। वन फाइन डे ये डिसाइड करते हैं कि ये बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी कोई डिसीजन मेकिंग हुआ करे, कम से कम हमें ऑन बोर्ड लिया करें, हमसे पूछा करें, हमारे मसाइल पूछा करें, और उस वजह से। सेकेंडली हमारा रेस्टोरेंट कम्प्लीटली बंद है, सब रेस्टोरेंट्स कम्प्लीटली बंद है, आउटडोर डाइनिंग भी बंद है। मसला ये है कि पिछले लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 40% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, 10 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अगर ये दोबारा इनको, और बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो आखिरी सांसें ले रहे हैं, तो अगर अब दोबारा इनको ये लॉकडाउन का वो दिया तो वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ 6 मिलियन लोग पूरे पाकिस्तान में वो एम्प्लॉय करता है। जब भी ये लोग ये डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले रेस्टोरेंट्स को बंद कर देते हैं, सबसे आखिर में रेस्टोरेंट्स को खोलते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आउटडोर डाइनिंग को खुला रखा जाए। हमारे टाइमिंग्स का कोई मसला नहीं है, टाइमिंग्स वो 12 बजे तक ही खुला रहता है। गर्मियों में अगर आउटडोर होगा तो बाहर तो किसी ने बैठना नहीं है, बेशक हमें शाम को 5 बजे से रात तक खुला रहने दिया जाए, हमारा तो कोई मसला नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग वो जिस तरह कहेंगे हम करेंगे, जो भी SOPs पे वो अमल दरामद करने का कहेगा हम करेंगे। तो हमारा कोई गवर्नमेंट से वो नहीं है, हमारी सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इस इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चलते रहने दिया जाए, बिकॉज ये वाहिद इंडस्ट्री है जो अनस्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करती है। इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसको मजीद बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब मसला ये है किसी रेस्टोरेंट वाले के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी सैलरीज दे सके, तो वो किस तरह, उसके लिए तो ये होगा कि वो इनको कहेगा कि चला जाए, तो फिर कौन इसका हल करेगा? और ये सब वो लोग हैं जो गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग तकरीबन महीने का 20 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन करते हैं PRA के लिए एज एन इंडस्ट्री। तो हमें थोड़ी सी इतनी रिस्पेक्ट तो दी जाए कि कम से कम हमें इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए। लेकिन इसके हवाले से नज़ीर साहब, मैं वैसे कहीं पढ़ रहा था और उसमें लिखा था, हुकूमती एक मौक़िफ़ भी था, उनका कहना यह था कि इस इंडस्ट्री के पास ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं, चीज़ें डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स हो जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, दे कैन मैनेज इफ़ दे वांट। सो इसमें इतना ह्यूमन क्राई की ज़रूरत नहीं है। ये एक जगह हुकूमती मौक़िफ़ था जो हम पढ़ रहे थे, इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें जी, बड़ा सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करता है कि आपका सेटअप क्या है। अगर आपका छोटा सेटअप है और आप टेक अवे कर रहे हैं तो वो तो आप इस तरह कर सकते हैं, पर आर रेस्टोरेंट्स मेनली जो ज्यादा रेस्टोरेंट है वो फैमिली रेस्टोरेंट्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटडोर डाइनिंग इज नॉट हैविंग फूड ओनली बट टू गो आउटसाइड एंड मीट पीपल, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अगर वो जो टेक अवे है वो सिर्फ बिजनेस का 5% है, जो कार डाइनिंग और टेक अवे और डिलीवरी मिला के वो बिजनेस का 5% है। देयर इज नो वे दीज रेस्टोरेंट कैन सर्वाइव। अगर ये नहीं करना तो फिर ठीक है, हमें रिलीफ दिलवा दे, रेंटल्स में हमें रिलीफ दिला दे, बिजली के बिलों में ना रेंटल्स में रिलीफ है, ना बिजली के बिलों में रिलीफ है, ना किसी भी किस्म के गवर्नमेंट से किसी भी किस्म की सपोर्ट है, ना इंडस्ट्री का स्टेटस है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो 60 लाख लोग एम्प्लॉय कर रही है, उसको आज तक इंडस्ट्री का स्टेटस तक नहीं दिया गया। ठीक है, आखिरी सवाल नियाज़ी साहब, क्विकली थोड़ा बताइएगा हमें कि अगर गवर्नमेंट आपकी तजावीज़ नहीं मानती और उसके पास उसके रीजंस होते हैं, देन व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? आज जी लॉ मिनिस्टर साहब राजा बिशारा साहब वाज काइंड इनफ टू मीट अस, और उन्होंने हमसे मुलाकात की। मोमिन आगा साहब जो होम सेक्रेटरी है, उन्होंने भी हमसे मुलाकात की। दे वर काइंड इनफ एंड दे फील के अंडरस्टैंड भी करते हैं, वो फील भी करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और हमने उनको अपना पूरा मौक़िफ़ भी बताया और हमने एक एक चीज़ उनको बताई और एक्सप्लेन भी किया। सो आई एम वेरी होपफुल कि वो अंडरस्टैंड करेंगे और वो हमारे लिए इस पे मेहनत करेंगे। लेकिन अगर वो नहीं करते तो वील कीप प्रोटेस्टिंग। हम हर जगह जाएंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर रोड पे जाएंगे। बहुत ही बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, ये एवरी प्रोटेस्ट के साथ ये लोग बढ़ते जाएंगे, तो इनका कोई लिमिट नहीं होगा। सो बराए मेहरबानी हमारी सुनी जाए। चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब,
होम सेक्रेटरी साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, प्लीज अंडरस्टैंड करें हमारे मसले को और हमारे रेस्टोरेंट की एटलीस्ट आउटडोर डाइनिंग खोलें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ असद नियाज़ी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में कुछ वक्त की कमी का हमें सामना है। आपसे इंशाल्लाह कल ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।